हयात इंसानी में दुख सिख आते ही रहते हैं। जिंदगी इसी से इबारत है। हमारे जीवन में भी एक वक्त ऐसा आया जब भाई तालीम छोड़कर मुलाजमत करने बारे सोचने लगे। वालिद साहब बोले थे, सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो अचानक बीमार पड़ गए। दुकानदारी से जो कलील आमदनी होती थी, इसी से गुजारा चल रहा था। बीमारी की वजह से अब बाप सारा दिन दुकान पर ना बैठ सकते थे। जिस रोज अफाका होता, दुकान खोल लेते, 2-4 घंटे बैठते, शाम से कुछ पहले बंद करके बिस्तर पर रहते हुए बिस्तर से ही लग गए। उधर दुकानदारी तो मुस्तकिल वक्त देने से ही होती है, वरना गाहक के स्यावर दुकान का रुख कर जाते हैं और गाहकी का शत्ता टूट फूट जाता है। अब्बा को कारोबार के बंद करने का बहुत दुख था। उन्होंने किराना की बीवपारी में बहुत मेहनत की थी। जब घर की गाड़ी धचके खाने लगी, 3 की बजाय चूल्हा भी 2 वक्त जलता, फिर भी अब्बा ने कलीम को समझाया कि जूं तो ये वक्त कट जाएगा मगर तुम तालीम न छोड़ो, हम तंगी तुर्शी सह लेंगे। इंसान एक वक्त की रोटी खाकर भी जिंदा रह जाता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बीमारी के अखराजात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मजबूरी ये कि इंसान अपने प्यारे को आंखों के सामने मरते भी नहीं देख सकता। तभी भाई ने बड़ी तगोदो के बाद ऐसी नौकरी तलाश कर ली कि सुबह कॉलेज और रात को मुलाजमत करते तो फिर से घर का गुजारा चलने लगा। मेहनत से मेरे भाई की सेहत पर असर पड़ने लगा। जो बाप का इकलौता बेटा हो और कभी जिंदगी में कब्ल अजीम मशक्कत की चुकी का थाना फेर हो, इसके लिए दुगनी मेहनत एक मुबेर कष्ट से कम ना थी। कलीम जल्द हालात से घबरा गया। कहता, अपा जी करता है कहीं निकल जाऊं, जिंदगी एक खटारा मशीन लगने लगी है। मैं कलीम को तसल्ली देती, भाई हिम्मत ना हार, वो तालीम के चंद साल गुजर जाएंगे, इसके बाद तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी। तुम ऐसा करो, कभी कभी छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ सैर व तफरी को चले जाया करो। सैर व तफरी पैसे के बगैर नहीं होती। दोस्त 4 रुपए खर्च करेंगे तो 2 रुपए मुझको भी उन पर खर्च करना पड़ेंगे। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो। ऐसा करो कि खाला सफिया के पास चले जाया करो। मेरी एक ही खाला थी जो खासी अमीर थी। अम्मी भी कभी वहां चली जाती तो मैं भी साथ हो लेती। वो यूं भगत करत, कुछ दुख सुख उनके साथ बांट लेने से जी शादाब हो जाता। कलीम भाई को उनके घर जाना भी गरा होता कि वहां जाकर उनके बड़बोले बच्चों के दरमियान उनको एहसास महरूमी सताने लगता था। बार बार मेरे कहने से एक दिन वो खाला के यहाँ जाने को तैयार हो गए। मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलूं, मैं फायजा से मिल लूंगी। इतवार के रोज हम बहन भाई खाला सफिया के घर चले गए। खाला ने इज्जत से बिठाया। खातिर मुदारात की हमने घर के तने हुए माहौल से निकलकर खुद को खुशगवार माहौल में पाया। इतने में स्कूल से खाला की छोटी बेटी आ गई। लेटी अपनी माँ की लाडली थी। इस वक्त वो अपने स्कूल के फंक्शन से आई थी। खूबसूरत लिबास में मलबूस, बनी ठनी हुई, मुझको सफिया के साथ बातों में मशगूल पाकर उसने कलीम भाई की तरफ रुख कर लिया। बोली, कलीम भाई, आप हमारे घर बहुत दिनों बाद आए हो, खैर तो है? हाँ, खैर है, खुदा का शुक्र है। खाला से मिलने चला आया। बोली। बसअबे का जवाब सुनकर वो उसे गहरी नजरों से देखने लगी। क्या देख रही हो मुझ में इस कदर गौर से? ये देख रही हूं कि तुम हर बार ऐसे ही कपड़ों में आते हो। क्या तुम्हारे पास बस यही एक जोड़ा है और कपड़े नहीं हैं? अगर ऐसी बात है तो कहो, 1-2 नए जोड़े में ही तुमको बनवा दूं। किस खुशी में? भाई ने कहा। अरे भाई, मेरे सर के सदके पहन लेना। इसके ये तौहीन आमेज अल्फाज सुनकर कलीम भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझसे कहा, मैं जा रहा हूं मलिहा, तुमने चलना है तो चलो वरना बाद में खुद आ जाना। खाला रोकती रह गई मगर कलीम ना रुका और आना फाना उनके घर से निकल गया। वो तो गया था अपनी तबीयत को हल्का फुल्का करने और वहां जाकर दिल पर मनोबोझ और पड़ गया। उम्मी और बड़ी बाजी शाम को खाला के घर जाकर मुझको लेने आए। वापसी पर कलीम को ही बुरा भला कहा कि तुमको खाला रोकती रह गई और तुम फौरन ही उनके घर से निकल आए।
क्यों तुमने खाला से इतनी बदतमीजी की? उनका कहना ना सुना और घर आ गए। क्या घर भागा जा रहा था? क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि उनकी साहिबजादी लपटी ने कैसी बातें कही मुझसे? इसने तो मजाक किया था तुमसे। मैट्रिक की लड़कियां होती ही ऐसी लाउबाली हैं। तुम्हारी खाला तुमको दामाद बनाने का सोच रही हैं और तुम हो कि उनको खफा करके आ गए। बाजी ने इंकिशाफ किया। पगले लड़के, अगर उन्होंने तुमको दामाद बना लिया तुम्हारी तो किस्मत खुल जाएगी। खामखा जरा सी बात पर गुस्सा कर रहे हो। मुझको नहीं खुलवानी अपनी किस्मत। ऐसी बदतमीज लड़की के साथ किस्मत खिलेगी आके फूट जाएगी। कलीम का गुस्सा दो चंद हो गया। मेरे भाई का कहना सही था। अम्मी को मैंने समझाया। उनका हमारा मील नहीं है, ये रिश्ता बेजोड़ रहेगा। अव्वल तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा हुआ भी तो क्या लेटी हमारा घर आबाद कर सकेगी? हमारे घर की गुर्बत में तो इसका सांस भी लेना दुश्वार होगा। यहाँ वो कब रहेगी? कलीम को तो वो घर दामाद बुना लेंगे। बाजी कैसी बातें करती हो? भैया क्यों होने लगे घर दामाद? क्या आप उनका मिजाज जानती नहीं? और क्यों बने वो उनके घर दामाद जबकि ये हमारा इकलौता भाई है? माँ बाप को बुढ़ापे में बेटा छोड़ जाए तो उनकी कौन सी राह है? मैंने बाजी को कायल करने की कोशिश की ताकि ये बढ़ चढ़ कर अपने भाई का रिश्ता लेटी से जोड़ने की कोशिश से बाज़र है। अम्मी कहने लगी, बेटी, दरअसल आजकल शरीफ लड़कों का मिलना मुश्किल है। खाला, कलीम के बारे सोच रही हैं। पैसे की उनको कमी नहीं है, नेक दामाद चाहिए बस। वो तो बेटी को इतना देने का सोच रही हैं कि फिर इन दोनों को किसी शय की ज़रूरत ही ना रहेगी। मैं उम्मी से बहस न करना चाहती थी सो खामोश हो गई। चंद रोज़ गुजरे कि एक रोज़ हमारे घर में धमाका हो गया। हम हैरान कि ये अबू को क्या हो गया है, आखिर क्यों इतने गुस्से में हैं। तभी उन्होंने कलीम को बुलाकर पूछा, ये बताओ मुझे कि तुम इतनी गलत जगह क्यों गए थे कि जहाँ शरीफ लोग नहीं जाते? वालिद की बात सुनकर उम्मी और हम सारी बहनों को सांप सूंघ गया। गुर्बत, अस्पर वो बाजार, तुझ पर खुदा की मार। अब्बा में नहीं गया, मैं गलत जगहों पर नहीं जाता। वालिद साहब को यकीन न आया मगर खामोश हो रहे हैं। कलीम भाई ने सही नहीं कहा था। इनकी पेशानी पर पसीना आ गया था जिससे जाहिर होता था कि दाल में कुछ तो काला है। लेकिन किस बेटे को हौसला होगा कि बाप के सामने ऐसी बात के बारे में सच बोले? कलीम सही बात बता भी देता तो बाप कब यकीन करने वाले थे। सही बात तो बाद में पता चले। दरअसल कलीम के एक उस्ताद की बूढ़ी फूफी दमे और सांस की मर्जा थी। किसी ने कहा कि चने के बराबर अफ्यून खुलाने से खांसी और दमा की बीमारी में अफाका होगा। बस बतौर दवा उनको कुछ दिनों खिलाई जाती रही जिससे गुनूदगी हो जाती और वो सो जाती। लेकिन घर वालों को ये अंदाज़ा न था कि उनको इस नशे की ऐसी लत लग जाएगी कि बगैर अफ्यून लिए फिर उनकी जान पर बन आएगी। उस्ताद साहब अपनी इस फूफी से बहुत प्यार करते थे। इसी खातून ने उनको बचपन में पाला था। अब जो वो नशे की तलब में माही बेआब की तरह तड़पी, उनकी तकलीफ उस्ताद से देखी न जाती थी। ये चीज़ बाजार में तो आसानी से मिलती ना थी और अफ्यूम का नशा इतना बुरा था कि ना मिलने पर दम बैठने लगता था। एक इस बाजार की औरत से उस्ताद की कभी जान पहचान रही थी। इसी उधेड़ उम्र से ये अफ्यूम की गोली मंगवाते और बदले में ये औरत उनसे मैनोशी के वास्ते एक बोतल ले लेती थी। चूँकि शराब तो मिल ही जाती थी लिहाजा वो एक बोतल इसको इनायत करके और एक गोली अपनी फूफी के लिए हासिल करते। अब मसला यह था चूँकि तदरीस के पेशे से वाबस्ता थे लिहाजा खुद इस जगह जाने से घबराते कि अगर किसी ने देख लिया तो इज्जत के साथ नौकरी के जाने का भी खतरा था। उनको बेशुमार लोग माँ उनके शागिर्दों के जानते थे लिहाजा उन्होंने सीधे सादे अपने शागिर्द यानी मेरे भाई कलीम को एक ज़रूरतमंद लड़का जानकर ये काम इसको सौंपा और कहा, अगर तुम रोज़ वहाँ जाकर जहाँ मैं तुमको भेजूँ एक औरत से डिबिया में दुला दिया करो तो मैं न सिर्फ तुम्हारी फीस मुआफ़ कर दूंगा बल्कि तुमको पढ़ने में भी मदद दूंगा। कलीम बेचारा गुर्बत के हाथों मजबूर था लिहाजा उस्ताद के इस गलत काम का बीड़ा उठा लिया। वो नहीं समझ सका कि मुनशियात खचने बराबर हो। इसको लाना ले जाना जुर्म है। लेटी का एक चचाजाद महरूज एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा दौलत लुटाने और तुमिश बीनी को चंद बाश दोस्तों के हमरा असीर सवाए ज़माना जगह जाया करता था जहाँ उस्ताद की खातिर दवा की डिबिया लेने को जिसमें अफ्यूम की गोली होती।
कलीम भी जाया करता था, लिहाजा महरूज ने कई बार कलीम को इस बदनाम ज़माना महल्ले में आते जाते देखा था। इसने खाला को बताया कि आपका भांजा गलत राह पर लग गया है, कहीं इसके साथ लेटी का रिश्ता ना कर देना। महरूज को रिश्ते की भनक पड़ चुकी थी। वो खुद लपटी से शादी का ख्वाह था। उसने मेरे भाई के बारे मालूमात मेरी खाला यानी मेरे ताई को दे और खाला ने उम्मी को बताया। तो अम्मी ने कहा, किसी को गलत फहमी हुई है, मेरे बेटा बाजार हसन नहीं जा सकता, ये नामुमकिन बात है, और वो भी इतनी कम उम्री में। बहरहाल उम्मी ने बेटे से पूछा भी तो भाई ने इनकार किया, जिस पर वो खामोश हो हैं। खालू खामोश न रह सके, उन्होंने वालिद साहिब की ये बात गोश गुजार कर दी। वो तो पहले ही बीमार थे, उनकी हालत तगैर हो गई। अब कलीम से बाज पर्स लाजिम थी। उसने साफ इनकार किया। तब अब्बा ने खालू को बुलाकर कहा कि मियाँ, तुमको गलत किसी ने कहा है, मेरा बेटा वहां कभी नहीं गया है, ये किसी दुश्मन ने उड़ाई है। खालू बोले। हाथ कंगन को आरसी किया। यकीन नहीं आता तो आंखों से देख लो, ऐसे तो तुम मानोगे नहीं। वो अब्बा को अपनी कार में अपने साथ ले गए और वहां उन्होंने अपनी आंखों से बेटे को इस औरत के घर से निकलते देखा जो अपनी नाम निहाद बेटियों का हसन भेजती थी। वालिद से बर्दाश्त न हो सका और कलीम को वहीं धर लिया। इस वक्त कलीम के पास सफाई पेश करने का कोई मौका न था। कार में बिठाकर कलीम को घर तो ले आए, आते ही इस पर जूतों की बारिश कर दी। वो बेटे की कोई बात सुनना ही ना चाहते थे। आंखों देखी काफी थी। अब्बा चल ना सकते थे, फिर भी चला है थे, और उम्मी रोते हुए कह रही थी, पेट भर रोटी शिकम में रोटी नहीं, ऊपर से साहिबजादे की ये छन। उम्मी अब्बा ने भैया से तर्क कलाम किया और हर ताल्लुक भी ख़त्म कर लिया। उनके इस रोई से कलीम का दम घुटने लगा। जो नहीं वो घर में कदम रखता, इसको देखकर सभी की सूरतों पर मातम सी सोगवारी फैल जाती। उसने सारी बात अपने उस्ताद को बता दी। उस्ताद भी इंसान होते हैं, लेकिन उनकी ज़रा सी ख़ता उनकी शख्सियत पर दाग लगा देती है। इनको भी अपने शागिर्द पर आई उस्ताद के बारे सुनकर बहुत दुख हुआ। वो अब्बा जान के पास आए, मुआफ़ी तलब की और असल वजह अफ़यून मंगवाने की बयान की। उन्होंने कहा, आपका लड़का बेकसूर है, मुजरिम में हूँ, जो चाहे मुझको सज़ा दें। वालिद ने कलीम से बातचीत तो शुरू कर दी, मगर वो अब बहुत रंजीदा रहने लगा। उन्होंने ये भी कहा, अगर कलीम के खालू और खाला इसको अपनी लड़की का रिश्ता नहीं देते तो मैं उसकी एक अच्छे घराने में शादी करवा दूंगा। वालिद बेटे का सेहरा देखना चाहते थे। प्रोफेसर साहब ने उनको बावर करा दिया कि उनके जानने वाले खुशहाल मगर नेक लोग हैं और उनको जहेज का भी लालच नहीं है। वालिदैन उनकी बातों में आ गए। लड़की देखने उनके साथ चले गए। लड़की खूबसूरत थी, घराना भी खुशहाल था। वालिदैन ने कलीम के लिए ये रिश्ता कबूल कर लिया। इम्तिहान ख़त्म हो गए तो कलीम भाई की शादी इस लड़की माँ जबी से हो गई। कुछ दिन अच्छे गुजरे। बाद में लड़की ने भाई से तकाजा करना शुरू कर दिया कि मेरे वालिदैन की औलाद नरीना नहीं है। उस्ताद साहब ने कहा था कि शादी के बाद तुम मेरे में के चल कर रहोगे, लिहाजा अब हम अपने वालिदैन के पास चल कर रहते हैं। भैया ने घर दामाद बने से इनकार कर दिया तो उनकी बेगम रूठ कर मैके चली गई। लाख मनाने पर भी ना माने। उन्होंने वहां ही बेटी को जन्म दिया। जब बेटी की पैदाइश की खबर मिली, कलीम भाई ना रह सके और बीवी के मैके चले गए, और उसके बाद वो लौटकर वापस घर ना आए। खुदा जाने इन लोगों ने उन पर कैसा जादू किया कि उन्हीं के हो रहे। अपने माँ बाप और 3 बनब्याही बहनों को भी तन्हा छोड़ दिया। उम्मी मुझसे कहती, इनसे तेरी खाला का रिश्ता क्या बुरा था। वो लोग भी तो कलीम को घर दामाद बनाकर रखना चाहते थे, तभी मैं उनको छोड़ उधर को भागी थी। मुझे क्या खबर थी कि ये भी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेंगे। पता होता तो अपनी बहन से ही नाता जोड़ लेती, मगर अब किया हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब्बा ने उस्ताद साहब से जाकर फरियाद की। वो लाताल्लुक बन गए। कहने लगे, मैंने तो कलीम और आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचा था। अगर आपका बेटा ससुराल जाकर कर उनका हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो आपके अपने बेटे का है। किस्सा मुख्तसर अंत ये हुआ कि हमने खाला का दामन छोड़कर अपने भाई को खो दिया। कबल अज वक्त लबनटी को बुरा जाना हाला नक्का। इस वक्त वो सिर्फ 14-15 की कमसिन लड़की थी।
बाद में जब बाशऊर हो गई तो बहुत अच्छी बालादब और प्यार करने वाली लड़की साबित हुई। वो मुझसे कहती कि तुम्हारे भाई को मैं दिल से पसंद करती थी, उन्हीं से शादी करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझको नहीं समझा और जब कलीम की शादी और जगह हो गई, मेरा दिल टूट गया। मैंने तब शादी न करने का तहिया कर लिया, सब रिश्ते ठुकरा कर सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, खुद को पढ़ाई में गुम कर लिया। अहद किया कि पसंद का जीवन साथी ना मिला तो डॉक्टर बनकर जिंदगी को कामरानी से हमकिनार करूंगी। खूब मेहनत की और डॉक्टर बन गई और लुबना आज भी हमसे प्यार से मिलती है। शायद इसको इसका आइडियल नहीं मिला, अब तक भी इसने शादी नहीं की, लेकिन वो एक कामयाब डॉक्टर है, अपने पेशे में माहिर समझी जाती है। खूब कमाया है जिंदगी में, किसी शय की कमी नहीं। अगर कोई कमी है तो बस यही है कि उसने शादी नहीं की और घर में ही बसाया है। बेकिसी जूहे को अपने बच्चों के हमरा हंसते मुस्कुराते देखती है तो उदास हो जाती है। तब अपने दुख पर मरहम रखने को फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, क्या हुआ कि मेरा घर बच्चों से खाली है, वार्ड के सारे बच्चे मेरे ही तो बच्चे हैं। बेशक वो एक बहुत अच्छी बात कहकर अपनी महरूमी के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करती है, मगर मैं सोचती हूँ औरत चाहे जितनी कामयाबी की मंजिलों को तय कर ले, वो रहती तो औरत ही है। घर बार, शौहर और बच्चों के बगैर औरत की जिंदगी अधूरी ही रहती है, जिसका अफसोस वक्त गुजरने के बाद जरूर होता है।